Hello everyone, Jai Hind, Namaskar. This is Sameer Trivedi. Today we are going to discuss class 9 science chapter motion. इस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ हम लोग क्लास 9 साइंस की पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मोशन चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, बी रेडी फॉर योर चैप्टर मोशन। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, जैसे कि आपने किया भी होगा, हम किसी बिल्डिंग को देखें, ट्री को देखें या किसी इलेक्ट्रिक पोल को देखें, ये हमेशा अपनी एक जगह पे फिक्स रहते हैं। देन वी कैन से दे आर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर पाते, अपने प्लेस से इधर उधर नहीं जा पाते, ये हमेशा एक जगह पे फिक्स रहते हैं। लेकिन हमने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीजों को देखा है, जैसे वॉकिंग मैन, बस, कार, एरोप्लेन, दे मूव्स, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अगर हम उनको अपने आसपास की किसी चीज को ऑब्जर्व करें तो हम ये पाते हैं कि दे लीव्स देयर प्लेस, दे चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये ले लें, ये कार रोड पे जा रही है तो उसके आसपास रोड पे जितनी भी चीजें हैं, अगर कुछ सेकंड पहले किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कार है तो 2, 4, 5 सेकंड बाद वो थोड़ा आगे। Then we can say these particular objects are in motion. तो मोशन होता क्या है? हमने ये चीज ऑब्जर्व तो की है कि चीजें मूव करती हैं, आगे जाती हैं, एक जगह पे फिक्स रहती हैं, उनको हमने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेकिन जो चीजें अपने प्लेसेस को चेंज करती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसको हम लोगों ने बोला कि दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन द मोशन। देन कम ऑन बच्चा पार्टी, चलिए देखते हैं व्हाट इज मोशन। एक जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया उसमें एक हमने ये बात पाई, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। जैसा कि हमने डिस्कशन किया, कार का ही हमने एग्जांपल लिया। कार जब मूव करती है रोड पर तो वो अपने आसपास की चीजों के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करती है। नाउ देन इफ वी ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज मोशन, अगर हम इसको पर्टिकुलर प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहें कि मोशन क्या होता है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, एक कार है जो एक ट्री के पास खड़ी है, दैट इज द पोजीशन ए। आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, पोजीशन ए पर कार इस ट्री के पास खड़ी है, बट आफ्टर फ्यू सेकेंड वी विल ऑब्जर्व कार इज एट द पोजीशन बी। इट मीन्स कार ने अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज की इन अ गिवन टाइम। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कार इज इन मोशन। ट्री अपनी पोजीशन पे उसी जगह पे लगा हुआ है, इसने टाइम चेंज होने के साथ अपनी पोजीशन को नहीं चेंज किया। देन वी कैन से ट्री इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट इज एट द रेस्ट, एंड ऑब्जेक्ट car is moving few second back, it is at the position A, but after 3 second, 4 second or 5 second it is at the position B. हम यहाँ पे स्क्रीन पे और भी कुछ एग्जांपल्स देख सक रहे हैं। फ्लाइंग बर्ड्स, they are in motion because they are changing their position according to the surrounding with respect to the time. Running horse, they are also changing their position. Flowing water, and a car is moving on the road. Then we can say here motion is the state of an object in which there is a change in its position with respect to its surrounding and time. आप मोशन की ये भी डेफिनेशन दे सकते हो, या सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट मीन्स जब हम उसको अपने आसपास के, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके आसपास के किसी ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करेंगे तो आफ्टर फ्यू सेकेंड वी विल गेट द चेंज इन इट्स पोजीशन। देन वी कैन से दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। आगे हम अपने डिस्कशन को और बढ़ाते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट,
then its movement can be observed easily. जैसे अभी हमने कार का एग्जांपल लिया, कार बहुत तेजी से रोड पर चलती है तो हम उसके मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली देन इट becomes difficult to observe its movement immediately. जैसे हम स्नेल का एग्जांपल ले लें, it moves very slowly on the sand, but movement है उसमें मोशन है. Might be it is very slow, इसके लिए हम कंसीडर नहीं करेंगे कि it is taking too much time, then it is not in motion. यहाँ पे टाइम लग रहा है, हमको सिर्फ ये कंपेयर करना है कि if it is changing its position according to the surrounding, then it is in motion with respect to the time. जैसे हम अपने घरों में जो वॉल वॉचेस लगी हैं, घड़ियां लगी हैं, उनमें अगर हम घंटे आर वाली नीडल को देखें, it moves very slowly. But if you observe that it changes its position, then we can say it is in motion. हम मोशन के कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे घरों में फैन, सीलिंग फैन चल रहा है, उसकी ब्लेड्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करती रहती हैं. आप एक पर्टिकुलर सेकंड में किसी दूसरी पोजीशन पे, फिर अगले सेकंड में किसी दूसरी पोजीशन में. देन रनिंग फैन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मोशन. अगेन हम बच्चा पार्टी फिर अपनी डिफिनेशन को रिपीट करते हैं. एनी ऑब्जेक्ट इज changing its position according to the surrounding with respect to the time, then it is said to be in motion. चलिए हम अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं. रेस्ट. हमने मोशन की तो बात कर ली. मोशन में हमने यही कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करे विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, देन इट इज इन मोशन. रेस्ट क्या होता है? बड़े सिंपल वर्ड में हम यहाँ पे बोल सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट when it is not changing its position according to the surrounding with respect to the time. जैसे आप कमरे में चेयर रखा है, सोफा रखा है, आप 1 घंटे पहले देखोगे, then also the chair and sofa at the same place. आप 2 घंटे बाद देखोगे तब भी उसी प्लेस पे है, आप पूरे दिन ऑब्जर्व करोगे तब भी उसी प्लेस पे है. जैसे कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अपनी चेयर पे बैठ के देख रहे हो या आप बेड पे बैठ के देख रहे हो, तो you are in the rest. If you observe yourself according to the surrounding objects which are present in your room, they are with respect to them, you are not changing your position, then you are in rest. Rest को हम चलो इसको डिफाइन करते हैं. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with the passage of time. और थोड़ा सिंपलर वर्ड में इसको बोल लेते हैं बच्चा पार्टी. An object is said to be in rest when it not changes its position according to the surrounding with respect to the time. जैसे सिंपल एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो. हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में हमने बोला, जैसे बिल्डिंग हो गया, ट्री हो गया, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, they not changes their position. आप चाहे जितना भी टाइम ले लो, ये एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, तो हम कह सकते हैं these objects are at the rest. And जैसे कि हम अपने कमरे में चेयर पे बैठे हुए हैं, हम कमरे के दूसरे ऑब्जेक्ट से अपने आप को कंपेयर करें, देन आवर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एज टाइम इज पासिंग, बट द टाइम इज पासिंग, देन वी कैन से वी आर एट द रेस्ट. आगे बढ़ते हैं. हमने रेस्ट और मोशन की बात की. मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम, बट रेस्ट में ऐसा नहीं होता है. ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम. तो क्या रेस्ट और मोशन में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल बच्चा पार्टी, रेस्ट और मोशन में रिलेशन होती है. चलिए हम इस बात को अपने डिस्कशन से सामने लाने की कोशिश करेंगे. whether rest and motion are related term, देखते हैं इनमें क्या रिलेशन होती है, कैसे हम इस बात को डिफाइन करते हैं और इस चीज को हम लोग कैसे डिस्कस कर सकते हैं. Here rest and motion are the relative terms because they depends on the observer frame of reference. अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैं अभी आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा. So if two different observers are at the rest with the respect to each other, then they too get different results when they observe the motion or rest of the body. एक बड़ी सिंपल छोटे से एग्जांपल से मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं. जैसे आप सड़क के किनारे खड़े हो और कोई कार आपके बगल से निकलती है और कार में कोई पैसेंजर बैठा हुआ है. आपको ऑब्जर्व करने पे क्या लगता है कि पैसेंजर एंड कार बोथ आर मूविंग, दे पास्ड फ्रॉम
यू, बट एस अब ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है, कार आपके सामने से निकली तो आपको लगेगा कि पैसेंजर और कार दोनों हमारे सामने से निकल गया, दोनों मोशन में है। बट अगर हम पैसेंजर के कॉन्सिक्वेंसेस में देखें तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सिटिंग इनसाइड द कार, वो अपने कार के उसी चेयर पे बैठा हुआ है, कार इज मूविंग, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट मूविंग। अगर कार के अंदर बैठा हुआ पर्सन अपनी आसपास की कार के अंदर की चीजों से अपने आप को कंपेयर करे तो उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मींस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन रेस्ट। और अभी जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, जैसे आप कार के बाहर खड़े हो, आपको लगा कि कार तेजी से आगे निकल गई, बट जो ऑब्जर्वर, जो पर्सन कार के अंदर बैठा है, उसको क्या अपीयर होगा, आप पीछे बहुत तेजी से निकल गए, बट कार इज मूविंग, that person who is sitting inside the car, it is also in the rest, and you are standing beside the road, you are also in rest। चलिए हम इस बात को एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपके स्क्रीन पर एक पर्सन है, कार मूव करते हुए जा रहा है। अगर हम इसको ऑब्जर्वर के फॉर्म में बाहर से देखते हैं, सड़क से देखते हैं, तो हमको लगता है कि ये कार मूव कर गई और पर्सन भी इसके साथ मूव कर गया, बट पर्सन तो कार के अंदर बैठा हुआ है, उसकी सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो कार के अंदर ही है, ये कार इज मूविंग। ऑब्जर्वर भी मूव नहीं कर रहा है, जो पर्सन कार के अंदर बैठा है वो भी मूव नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडीज आर रिलेटिव, इट मींस इन अ पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकती है, बट दूसरे ऑब्जर्वर को वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकती है। सो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको बोलने में जा रहा हूं, इसको आप वीडियो को पॉज करके बच्चा पार्टी नोट कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन डू नॉट एग्जिस्ट। आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि ये 100% रेस्ट पर है और ये 100% मोशन में है। ये चीज और आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी आप इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट जो आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे नोट कराए जा रहे हैं। पहला हमने यहाँ पर बोला कि state of rest or motion of the bodies are relative and absolute state of rest and motion do not exist। यहां पर मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? when the size of the object is much less in the comparison of the distance covered by the object, then the object is considered as a point object। आपको यहां एग्जांपल दे रखा है, इफ वन ट्रेवल्स बाय a car from one place to another place away, then the length of car is ignored as the compared to the distance। Earth can be regarded as a point object for studying in the motion around the sun। मतलब जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए और उसको कवर करने वाला ऑब्जेक्ट उसके कंपेयर में बहुत छोटा हो जाए तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन का यूज करते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेटिक प्लेन में इसको इंडिकेट करते हैं और ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के फॉर्म में उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। अ कन्वीनियंट वे टू सेट अप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस is to choose three mutually perpendicular axes and name them x, y and z। The coordinate x, y, z of the particle then specify the position of the object with the respect to that frame। If any one more coordinate changes with the time, then we say the object is moving with the respect of this frame। यहां पर आपको स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर इमेज दिख रही है। इस पर्टिकुलर इमेज के अकॉर्डिंग हम इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। आप यहाँ पे देख रहे हो कि पर्सन ए ग्राउंड पर खड़ा हुआ है और पर्सन बी और सी बैलून में फ्लाई कर रहे हैं। आपको पर्सन ए की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो पर्सन ए को क्या फील हो रहा होगा कि ए एंड बी बोथ आर मूविंग विद द बैलून, बट अगर ए बी सी को देखे और सी बी को देखे, दे बोथ आर इन द रेस्ट। क्योंकि दोनों बैलून के बास्केट में ही बैठे हुए हैं, दे आर नॉट मूविंग, हियर बैलून इज मूविंग। देन इन अ सेम टाइम
For particular person, they are in the motion, but at the same time they are at the rest also. Then with the help of this particular example, we can say rest and motion are the relative term. चलो बच्चा पार्टी, अपने डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन में कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट के थ्रू हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम उस डाउट को एक अलग वीडियो बना के डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोशन तो हमने देखा कि मोशन, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। हम लोग अब यहां पर डिस्कस करते हैं बच्चा पार्टी टाइप ऑफ मोशन। देन मोशन इज थ्री टाइप, वन डायमेंशनल और लीनियर मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। चलिए वन बाय वन इनका हम डिफिनेशन देखते हैं, इनके एग्जांपल देखते हैं और ये कैसे होते हैं इस बात को डिस्कस करते हैं। वन डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन में हम यहाँ पर कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि इसके एग्जांपल में कह सकते हैं अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, बिल्कुल सीधा चलता चला जा रहा है। इफ ओनली वन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to the time, in such a case object moves along a straight line, then the motion therefore also known as a rectilinear motion। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है और आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज हो रहा है। एग्जांपल में आप कह सकते हो कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, यू आर साइक्लिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे आप सीधा साइक्लिंग करते चले जा रहे हैं। देन इट इज अ वन डायमेंशनल रेक्टिलाइनर मोशन। इसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं मोशन ऑफ द ट्रेन अलोंग स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं बच्चा पार्टी, ध्यान से इन चीजों को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, जैसे आप छत से एक बॉल को नीचे गिरा दीजिए, इट इज ऑल्सो अ रेक्टिलाइनर मोशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। द ऑब्जेक्ट मूव्स इन टू डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जैसे आप इमेज में भी देख सक रहे हो कि यहाँ पे एक प्लेयर है, ये गोल्फ बॉल को हिट कर रहा है, तो गोल्फ बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, जैसा कि आपको यहाँ इमेज पे दिखाया जा रहा है, एंड इट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, इट इज गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो एंड अपवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स यहाँ पर एक टाइम में दो कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं। इफ two of the three coordinates specify the position of the object changes with respect to the time, then the motion of object is called two-dimensional motion। In such a motion the object moves in a plane। आप एग्जांपल में ले सकते हो motion of the queen on the carom board and insect crawling on the floor of the room। जब इंसेक्ट क्रॉल करेगा तो ऐसे से चलेगा, वो इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और उसकी जो बॉडी अप एंड डाउन हो रही है वो इस डायरेक्शन में भी चल रही है। इट मींस एक बार में ये दो कोऑर्डिनेट्स को कवर कर रहा है। दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं बच्चा पार्टी, थ्री डायमेंशनल मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन थ्री डायरेक्शन एट द सेम टाइम। If all the three coordinates specify the position of the object changes with respect to the time, then the motion of the object is called 3D motion। In such a motion object moves in a space। यहां पर एक बात आप लोग बिल्कुल नोट करो, रेक्टिलाइनर मोशन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल मोशन मूव्स इन अ प्लेन, थ्री डायमेंशनल मोशन मूव्स इन अ स्पेस। यहां पर आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, एन एरोप्लेन इज मूविंग flying on the sky, a bird flying in the sky, also the kite, random motion of the gas molecule in a room। आप अपने रूम में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो रहे हैं, they are moving in the 3D डायरेक्शन। आप यहाँ पर्टिकुलर इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों यूज हो रही हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी कैन स्पेसिफाई द मोशन ऑफ an aeroplane। This type of the motion is called three dimensional motion। इसमें आपके कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। आप इस बात को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वन डायमेंशनल मोशन इट इज अ रेक्टिलाइनर मोशन, वी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बात बोला गया आपका टू डायमेंशनल मोशन, यहाँ पे जो मोशन होता है स्पेस पर होता है, प्लेन में होता है, और थ्री डायमेंशनल मोशन जो होता है वो स्पेस पे।
होता है। चलिए बच्चा पार्टी, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और उसको देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू अ मेजरमेंट, and physical quantity which can be completely specified by its magnitude alone is a scalar quantity, a scalar। कुछ एग्जांपल्स हम इनके ले सकते हैं, जैसे चार्ज, डिस्टेंस, एरिया, स्पीड। हम इस पर्टिकुलर डिस्कशन में डिस्टेंस और स्पीड के बारे में देखेंगे। देन टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, पोटेंशियल एक्सेट्रा। आप वीडियो पॉज करके बच्चा पार्टी इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। देन स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज वेयर ओनली द मैग्नीट्यूड इज नीडेड, डायरेक्शन इज नॉट नीडेड। Vector quantities are those quantities where magnitude and direction both needed. That is called vector quantity. And any physical quantity which requires direction in addition to its magnitude is known as a vector. Examples इसके हम लोग देख लेते हैं। Displacement, velocity, acceleration, force, momentum, weight and electric field. हमने यहाँ पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस किया। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज वेयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ रिक्वायर्ड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज अ डिस्टेंस? जैसे कि आप अपने घर से मार्केट गए, आप जिन जिन रास्तों से होते हुए जा रहे हैं, दैट total measurement of all path covered by you is called distance। या आप बड़े सिंपल वर्ड में कह सकते हो, actual length of the path is called distance। चलिए हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस चीज को डिस्कस करते हैं। The distance traveled by a body in the actual length of path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। यहाँ पे हम डायरेक्शन से ध्यान नहीं रखेंगे, या बड़े सिंपल वर्ड में कह सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे हम सबसे पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट 4 किलोमीटर ट्रेवल किए, ए से बी हमने 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर बी से सी जो हम गए वहां पे 3 किलोमीटर गए, तो हमारा जो टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा या एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ हो जाएगा, दैट विल बी द 7 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अस इज 7 किलोमीटर। या सिंपल वर्ड में हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर ही बोला कि यहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली the magnitude is required। It means distance is a scalar quantity, and what is the distance? Actual length of the path is called distance। A distance traveled by a body is the actual length of the path। Now what is the displacement? When a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position and the final position of the body along the direction is known as its displacement। मतलब जो भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। आप इस डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने ए से बी की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर बी से सी की डायरेक्शन में हमने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, बट हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ लेने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी ए टू सी, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, देन इट विल बी द 5 किलोमीटर। देन द डिस्प्लेसमेंट on this particular diagram is coming 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ बड़े सिंपल वे में कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। हमने यहाँ पे दो चीजों को देखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
Distance is the actual length of the path and displacement is the shortest path between the final and initial position. And distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चा पार्टी, इनको आप सारी नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर इज डिस्प्लेसमेंट हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड होता है. यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है इस बात को हम लोग देख लेते हैं. बार बार मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वर्ड आ रहा है. जैसा कि मैंने बोला कि ये क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या साइज होती है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मींस साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, but the final displacement of a moving body can be zero if a body travels in a such a way that it comes back to its starting position. Then the displacement is zero, whereas distance traveled is never be zero. या हम simple word में यहाँ पे कह सकते हैं distance never be zero, but displacement can be zero also. ये किस condition पे होगा, जब हम जिस पोजीशन से या जिस पॉइंट से, जैसे आप घर से मार्केट गए और फिर मार्केट से रिटर्न होके आप घर आ गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, क्योंकि आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा. आगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर हाउस का डायग्राम है, स्कूल है और प्लेग्राउंड है. अगर मुझको हाउस से प्लेग्राउंड तक जाना है तो मैं यहाँ पर अगर जा रहा हूं, पहले मैं हाउस से स्कूल गया और फिर स्कूल से मैं प्लेग्राउंड गया, देन इट इज अ डिस्टेंस. मैंने जो ये टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. बट घर और पार्क या प्लेग्राउंड के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है मींस इट इज द डिस्प्लेसमेंट. The displacement is the shortest path between the final and initial position. यहाँ पे हम अपने एग्जांपल में ले सकते हैं हाउस और प्लेग्राउंड के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ किया गया है, एरो की तरह थ्रू दिखाया गया है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट. बट ये जो ब्लू लाइन से आपको दिखाया गया है, हम पहले घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर हम प्लेग्राउंड गए, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. हम इसी चीज को और एलोबरेट करते हैं और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. सपोज दैट रानिया इज ट्राइंग टू गो प्लेग्राउंड. अब रानिया ने यहाँ पे जो पाथ था उसको ट्रेवल किया. पहले वो घर से स्कूल तक गई और उसके बाद उन्होंने स्कूल से प्लेग्राउंड तक गई. देन एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रानिया इज 3 + 4 = 7 किलोमीटर. बट अगर उसके डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए, उसके घर से और प्लेग्राउंड की जो मिनिमम डिस्टेंस आ रही है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज द 5 किलोमीटर. इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. देन हियर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम होम टू प्लेग्राउंड बाय द रानिया इज 7 किलोमीटर and distance is the actual length of the path covered by moving object irrespective the direction of the motion. डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ बिटवीन द पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, इसमें डायरेक्शन को भी कंसीडर करेंगे और डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है, इसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे. जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखा, रानिया प्लेग्राउंड में जाना चाह रही थी. सबसे पहले उन्होंने घर से स्कूल तक का रास्ता ट्रेवल किया, फिर स्कूल से उन्होंने प्लेग्राउंड तक का रास्ता ट्रेवल किया. देन उनको 7 किलोमीटर चलना पड़ा. बट अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ यूज करती अपने घर से प्लेग्राउंड जाने तक का, देन उसको सिर्फ 5 किलोमीटर चलना पड़ता. Then here 5 kilometer is the displacement, it is the shortest path, and this 3 + 7 is the actual length of the path, that is the distance. चलिए बच्चा पार्टी, हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस को डिस्कस करते हैं. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन. क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द फाइनल पोजीशन.
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन। आप किस रास्ते से होके जा रहे हो, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड उस पर डिपेंड करता है। बट डिस्प्लेसमेंट between two points is measured by the straight path between the points. Measured by the straight path, आप ये कह सकते हो कि shortest path between the two points is called displacement. Distance is always positive. Displacement may be positive as well as negative and zero also. Distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. Distance will never decrease. Displacement may decrease. आप वीडियो को पॉज करके इन पर्टिकुलर डिफरेंसेस को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फिनोमिना को मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे एग्जांपल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हमने यहाँ पर ए से बी पोजीशन ट्रेवल, दैट इज 4 किलोमीटर। हम ए से बी पोजीशन, उसके बाद हमने B से C तक की पोजीशन को ट्रेवल किया, दैट इज योर 3 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ पर एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ले लें तो हमने 3 + 4 किलोमीटर, इट मींस 7 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल किया है, दैट इज योर डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर लें, देन वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस, दैट इज योर 7 किलोमीटर। बट अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने सबसे पहले ए से बी पर गए हम लोग और फिर बी से सी पर गए। बट जो शॉर्टेस्ट पाथ ए और सी के बीच में आएगा उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसकी जो पर्टिकुलर हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, दैट इज 5 किलोमीटर। इट मींस 5 किलोमीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड 7 किलोमीटर इज योर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस के लिए जो बात बोल सकते हैं दैट इज 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट की जो बात हम बोल सकते हैं दैट इज योर 5 किलोमीटर। चलिए हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक पर्सन एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इसकी रेडियस आपको r दे रखी है। वो ए पोजीशन से चलना शुरू करता है और पूरा रास्ता ट्रेवल करके वो फिर अपने ए पोजीशन पर आ जाता है। तो tell what is the distance and displacement of that particular person. अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो वो पर्सन सर्कल के सर्कमफियरेंस पे ट्रेवल कर रहा है। वो ए पोजीशन से चलना शुरू किया और घूमकर फिर ए पोजीशन पे पहुंच गया। देन सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 pi r. This is the distance traveled by the person because यहाँ पे जो आपका रेडियस दे रखा है वो r दे रखा है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पर्सन ए पोजीशन से चलना शुरू किया और घूम के फिर ए पोजीशन पे पहुंच गया। तो जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन दे रखी है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जा रहे हैं। देन हियर नो डिस्प्लेसमेंट। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका वो जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे आपका जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन है वो 0। चलिए हम एक एग्जांपल को और चेक करते हैं और अपनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कम ऑन बच्चा पार्टी, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक पर्सन ए पोजीशन से ट्रेवल कर रहा है और वो बी पोजीशन पे पहुंच रहा है। रेडियस r दे रखा है, यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है। तो हमसे यहाँ पे जो बात पूछी जा रही है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन हु इज मूविंग फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन। सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर लेते हैं। तो ये सर्कल के सर्कमफियरेंस पे चल रहा है, बट ये सेमी सर्कल ही ट्रेवल कर रहा है, सिर्फ आधे सर्कल को ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दैट इज योर 2 pi r अपॉन 2। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और इसका जो कह लीजिए कि डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, दैट इज pi r। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो पर्सन जब ए से बी पोजीशन पे वो कहाँ है, यहाँ पर ए पोजीशन से मूव करना शुरू करते हैं और वो मूव करके
बी पोजीशन पे पहुंचते हैं एंड ही इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कल पे वो मूव कर रहा है। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन इज पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चलिए इस पे भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि वो ए पोजीशन से चलकर बी पोजीशन पे पहुंच रहा है। इट मींस उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ बचेगा ए और बी के बीच में, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर क्या होता है, 2r मींस रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर पर्सन का हो जाएगा दैट इज, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें पर्सन का जो शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है दैट इज ए टू बी, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज डबल ऑफ द रेडियस, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट आपका 2r आ रहा है क्योंकि जो पर्सन है वो सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज द डायमीटर ए टू बी एंड इफ वी calculate the distance traveled, that is the semicircle or half circle, that will be the pi r। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। आप जैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रेट रोड पर आप एक साइकिलिंग कर रहे हो और बिल्कुल सीधा आप चलते चले जा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। But when you are moving in a circular path, then distance and displacement will differ। जैसा कि हमने दो एग्जांपल पे देखा, जब हमने कंप्लीट सर्कल किया तो वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हमारी कैलकुलेट हुई दैट इज 2 पाई आर, बट डिस्टेंस हैज बिकम 0 बिकॉज हम जिस पोजीशन से चले थे उसी पोजीशन पे पहुंच गए। हमने सेमी सर्कल का भी एग्जांपल लिया, इसमें भी डिफरेंट रिजल्ट आया। तो हम इस कंक्लूजन पे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस नेवर बी 0। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमने मोशन की बात की, हमने मोशन को बड़े इजी ढंग से समझा और इसमें ये हमको बात निकली एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। हमने टाइप ऑफ मोशन भी देखा, अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन? A body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small these interval may be। Object travels equal distance in equal interval of time। जैसे आप साइकिलिंग चल कर रहे हो, आप 5 सेकंड में 20 मीटर गए, नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर आप 20 मीटर गए, नेक्स्ट 5 सेकंड में फिर आप 20 मीटर गए। आपका टाइम जितना भी बढ़ रहा है इक्वल दिस टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके चले जा रहे हैं। देन दिस टाइप ऑफ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे ले ले, अ कार रनिंग एट द कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन 10 मीटर एवरी सेकंड। जैसे मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया और इसी तरह से हम कार का एग्जांपल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कार इज ट्रेवलिंग 10 मीटर इन एवरी सेकंड, देन इट विल कंटिन्यू ट्रेवलिंग इन द सेम स्पीड, देन दिस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करें या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विद द ग्रेडियंट। आप यहाँ इमेज में देख रहे हो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज द स्ट्रेट लाइन और यू कैन से विद द ग्रेडियंट, एक झुकाव के साथ आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसा कि हमने यहाँ पर यह देखा कि यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम यहाँ कह सकते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। If we drop a ball from the roof of a building, we find that it covers unequal distance in equal interval of time। क्यों? जब आप बॉल को एक सर्टेन हाइट से गिराओगे तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। Then it is not a uniform motion, it is a non-uniform motion। Freely falling ball covers smaller distance in the initial first second interval and larger distance in the later 1 second interval।
पहले सेकंड के इंटरवल में वो थोड़ा उसकी स्पीड कम होगी क्योंकि इनिशियली आपने उसको जीरो वेलोसिटी से गिराया है। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो दीज बोथ द एग्जांपल्स आर द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द मोशन ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन जैसे स्टेशन से जब चलनी शुरू होती है तो उसकी इस वेलोसिटी बहुत कम होती है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। इट मींस फर्स्ट इनिशियल सेकंड में उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, उसके बाद थोड़ी ज्यादा, उसके बाद वाले समय में और ज्यादा, फिर आप देखते हो 2-4-5 मिनट बाद जब ट्रेन पूरे अपनी स्पीड पे दौड़ने लगती है तो उस समय उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। देन मूविंग train is also the example of non-uniform velocity. The motion of a train starting from the railway station is also an example of non-uniform motion. This is because when the train starts from a station, it moves a very small distance in a first second. Then the train moves a little more distance in the second, and so on. And when the train approaches the next station, the distance traveled by it per second decreases. जैसे जब किसी पर्टिकुलर स्टेशन को ट्रेन छोड़ती तो जैसे जैसे उसके डिस्टेंसेस में चेंज, स्पीड में चेंज आता है, उसी तरीके से जब वो किसी दूसरे स्टेशन पे रुकने लगती है तब भी उसके स्पीड में चेंज आता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल में ये ट्रेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। The distance time graph for a body having a non-uniform motion is a curved line. अगर if the distance time graph is a straight line, then the motion will be the uniform, and if the distance time graph is curved line, then the motion will be non-uniform. आप इस बात को बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, और जब हमको कर्व्ड लाइन मिल रही है तो हम इसको बोलेंगे इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट शुड बी नोटेड दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। आप ग्राफ में यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज भी देख सक रहे होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया गया है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमको एक कर्व्ड लाइन मिल रही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर लाइन इज शोइंग द नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड, कम ऑन बच्चा पार्टी, अब हम लोग स्पीड पे डिस्कस करें। व्हाट इज द स्पीड? जनरल टर्म में हम यहाँ पे कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। A distance traveled per unit time is called speed. आप दोनों तरह से इसकी डिफिनेशन को बोल सकते हो, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है। Distance traveled by a body in a unit time is called speed. Distance traveled per unit time is called speed. Speed यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी दिख रहा है, speed equals to distance upon time. हमने यहाँ डिफिनेशन ही बोली थी, distance traveled per unit time. Then speed equals to distance upon time. Here v equals to s by t. तो v यहां पर क्या है? स्पीड है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और टाइम t इज द टाइम टेकन है। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर द स्पीड v इक्वल्स टू s बाय t। SI यूनिट ऑफ द स्पीड और द एवरेज स्पीड इज मीटर पर सेकंड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन चीजों को बच्चा पार्टी आप लोग जरूर नोट करते जाएंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे। SI unit of the speed of average speed is meter per second. It is a scalar quantity. दो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप बाइक और कार्स इन सब में देखते होंगे। स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। स्पीडोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल। ओडोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, उसमें बॉलर की कितने स्पीड से बॉलिंग की, या आप सिटीज में देखा होगा, मेट्रो सिटीज में जब कोई कार ट्रैफिक लाइट को ब्रेक करती है और बहुत हाई स्पीड से निकल जाती है तो उसको अगले ट्रैफिक लाइट में पुलिस पर्सनल्स रोक लेते हैं। वो स्पीडोमीटर से ही उसकी स्पीड चेक करते हैं, या बॉलर कितनी स्पीड से बॉलिंग कर रहा है ये स्पीडोमीटर से ही चेक किया जाता है। द स्पीडोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल। ओडोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। चलिए बच्चा पार्टी, और हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने जस्ट जो बात डिस्कस की, स्पीड
हम बड़े सिंपल वर्ड में कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। या अपने सिंपल वर्ड में कह सकते हो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। इतना लंबा नहीं लिखा जाता है, हम सिंपल वर्ड में यहाँ कह सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? When an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to move with the uniform speed. जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए, a car moves 10 meter in every second and so its motion is uniform motion. यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। बड़े सिंपल वर्ड में हमने इस बात को यहाँ पर बोला, when an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to move with the uniform speed. वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारी क्या होती है? If a body covers unequal distance in equal interval of time, it motion is said to be non-uniform motion. Example में हम ले सकते हैं falling of an apple from a tree, a cyclist moving in a round road. If you are moving in a straight path, then it is a uniform motion. But when you are moving in a circular path, it is a non-uniform motion. An athlete running at a race, vehicle starting from rest, the motion of the freely falling body. Instantaneous speed, हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की बात की, वेरिएबल स्पीड की बात की, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट at any particular instance of time or at particular point of its path is called the instantaneous speed of the object. It is measures read by the speedometer in an automobile. आप जब पर्टिकुलर बाइक चलाते रहते हो तो उस समय आपके व्हीकल की रियल स्पीड दिखाता रहता है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप कार हो गई, बाइक हो गई, उनमें आपने ऑब्जर्व भी किया होगा आप कितनी तेज वो व्हीकल चल रहा है, उसकी स्पीड को उसी समय वो दिखाता रहता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए हम लोग और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने स्पीड को देखा, स्पीड में हमने यहाँ पे बात की डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के लिए हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डायरेक्शन तो वो डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, या आप बड़े सिंपल वर्ड में कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट per unit time is called in a given direction is called velocity. Velocity distance traveled in a given direction, आप यहाँ पे फॉर्मूले को भी देख रहे हैं। Velocity equals to distance traveled in a given direction upon the time taken. It is the rate of change of displacement. Velocity equals to displacement upon time. Distance traveled in a particular direction is actually the displacement. It is its SI unit is meter per second. It is a vector quantity. Velocity के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बात कही कि distance traveled per unit time in a particular direction is called velocity. A displacement per unit time is called velocity. Distance traveled in a given direction is known as displacement, जैसा कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। Velocity of the body is the displacement produced per unit time. Velocity is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity, not a scalar quantity. Speed आपकी scalar quantity होती है। Velocity जो होती है वो vector quantity होती है। The direction of the velocity is the same as the direction of the displacement of the body. It means जिस particular direction में body displacement हो रहा है उसी direction में आपका velocity भी होगी। It means displacement और velocity दोनों का direction same होता है।
डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, हमने स्पीड की बात की, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत होती है। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द टाइम टेकन, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम टेकन। Speed is the rate of change of position of an object, but velocity is the rate of change of the position of the object in a specific direction. ये आप सिंपल वर्ड में भी कह सकते हो, velocity is the rate of change of displacement. जो यहाँ पे बात बोली गई है, इसके लिए कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कोई नई बात बोल दी गई। नो, ये कोई नई बात नहीं बोली गई, उसी सेम बात को यहाँ पे लिखा जा रहा है, सेम आर्गुमेंट दिया जा रहा है। जैसे स्पीड के लिए हम लोगों ने बोला इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। इन चीजों को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जा रही हैं यहाँ पर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। A body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be. Then it is a uniform velocity. A body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line. The velocity of the body can be changed in two ways. वेलोसिटी को दो तरीके से आप चेंज कर सकते हो, या तो आप अपने व्हीकल की स्पीड को कम ज्यादा करो या उसके डायरेक्शन को चेंज करो। स्पीड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, वेदर यू चेंज द स्पीड और यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। By changing the speed of the body, you can change the velocity, or by keeping the speed constant but by changing the direction, you can change the velocity. The magnitude of the speed and velocity of the moving body is equal only if the body moves in a single straight line. अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलते चले जा रहे हो, जैसे कि हम लोगों ने अभी साइकिल का एक पर्टिकुलर पर्सन साइकिलिंग कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर, देन उस कंडीशन में उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होगी। If however a body does not move in a single straight line, then the speed and velocity of the body are not equal. अगर आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो तो वहां पे स्पीड और वेलोसिटी आपकी अनइक्वल होगी। अभी हम लोग जब सर्कुलर मोशन को इसी पर्टिकुलर चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इस डिफरेंस को भी देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, when a body does not cover equal distance in equal interval of time in a given direction, in this case speed is not constant, then it is known as non-uniform velocity. If speed is constant, then also body can have a non-uniform velocity. इसके एग्जांपल में हम लोग यहाँ कह सकते हैं कार moves on a circular road with the constant speed. आप जब सर्कुलर पाथ पे चलते हो, हम लोग सर्कुलर मोशन को अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सर्कुलर पाथ पे जब आप मूव करते हो, दिस इज अ यूनिक एग्जांपल, या स्पीड इज कांस्टेंट बट इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट इज एक्सीलरेटेड आल्सो। हम इस बात को वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप सर्कुलर पाथ पे चलते हो तो स्पीड तो आपकी कांस्टेंट होती है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपकी ये वेलोसिटी होता है और ये चेंज होता रहता है। और चेंज इन वेलोसिटी अभी हम लोग एक्सीलरेशन पे डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चलिए हम लोग उस पर आएंगे, इस बात पर डिस्कस करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u and the final velocity is v, then the arithmetic mean of velocity is called the average velocity. Average velocity equals to u initial velocity plus final velocity upon 2. क्योंकि वेलोसिटी या तो इनिशियल हो सकती है या तो फाइनल हो सकती है, जब आप दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में उसको कंसीडर करेंगे तो u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u plus v upon 2। आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। Also, for an object moving with variable velocity, it is defined as the ratio of its total displacement to the total time interval in which the displacement occurs. आप ये भी बोल सकते हो, जैसे अभी हमने पीछे बोला, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आप प्लस करिए, आप सीधा बोल दीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। आप उसी फॉर्मूले को इस पर्टिकुलर तरीके से भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इफ x1 एंड x2 आर द पोजीशंस, तो उस कंडीशन में x2 माइनस x1 करेंगे तो आपको जो यहाँ पर डेल x मिल रहा है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड डेल t इज द टाइम। और टाइम आपने कैसे निकाला है, फाइनल माइनस इनिशियल करके जो टाइम का डिफरेंस है वो भी आपने यहाँ पे निकाला है। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड के लिए ये भी पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे दे सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके बच्चा पार्टी, हम लोग और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम at particular point of its path is called instantaneous velocity। इसको हम लोग v equals to dx upon dt, here dx is the displacement and dt is the time, इससे particular फॉर्मूले से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, when is the average speed of an object is equal to the magnitude of its average velocity, give reason। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एज एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल लेंथ, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, इट्स टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। हमने पीछे भी इसी बात को डिस्कस किया था, जब हम लोग स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया कि व्हेन इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो इसका आप आंसर क्या दोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि व्हेन हम जब एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेम डायरेक्शन, इट्स टोटल पाथ लेंथ is equal to the magnitude of its displacement, hence average speed is equal to the magnitude of its average velocity। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लीजिए। हमने जो अभी पर्टिकुलर जो डिस्कशन किया स्पीड और वेलोसिटी का, उस पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं और हमने मोशन को भी डिस्कस किया। फीचर ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, the velocity in the uniform motion does not depends on the choice of origin। ये सबसे पहली बात आपकी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे the velocity in the uniform motion does not depends upon the choice of the time interval। Third, the uniform motion along a straight line in a same direction, the magnitude of the displacement is equal to the actual distance covered by the object। नेक्स्ट बात जो यहाँ पर है बच्चा पार्टी, आप इन सारे पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन एंड नेगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। जैसे कि आप यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपने इस जगह पे ले लिया, अगर आप यहाँ से ओरिजिन है, जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगा, और जब आप राइट साइड जा रहे हो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव कंसीडर होगा, और जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो ये नेगेटिव कंसीडर होगा। दैट सेम थिंग हियर इट इज गिवन, द वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन right of the origin and the negative if the object is moving towards the left of the origin। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर बोली गई है, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इज यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स मोशन। अगर वो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इन यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी एट द टाइम बिकॉज वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एट ईच इंस्टेंस एट ईच पॉइंट ऑफ द पाथ। ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात बोली गई है। ये यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और टॉपिक्स की बात की, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लेंगे। चलिए बच्चा पार्टी, हम अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक्सीलरेशन। हमने स्पीड डिस्कस की, वेलोसिटी डिस्कस की। अब जो हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है एक्सीलरेशन। बड़े सिंपल वर्ड में हम यहाँ पे बोल सकते हैं
rate of change of velocity is called acceleration. Mostly the velocity of a moving object changes either in magnitude or in the direction or both when the object moves. The body is then said to have acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. बड़ी सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे निकलती है बच्चा पार्टी। बिल्कुल इन चीजों को रट्टा मत मारिएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को दिमाग पे बैठाइएगा। हमने यहाँ पे स्पीड की बात की, स्पीड के लिए बड़े सिंपलर वर्ड में मैंने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी के लिए हमने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या आप इसको ये भी बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सीलरेशन के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हमने मोशन की बात की थी, फिर हमने रेस्ट की बात की थी, हमने डिस्टेंस की बात की, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड की बात की। एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, चेंज इन द वेलोसिटी इन द यूनिट टाइम इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, वेरी सिंपल। फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन जैसा कि मैंने बोला फाइनल माइनस इनिशियल करने पर हमको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, हियर इट इज रिटन, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस बात को बिल्कुल नोट करिएगा, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हियर a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। इन पर्टिकुलर जितने भी सिंबल हैं इनकी एक यूजुअल मीनिंग है। a इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, t इज द टाइम टेकन फॉर द चेंज इन द वेलोसिटी। Then acceleration is the rate of change of velocity. A equals to v minus u upon t. इसको वीडियो पॉज करके बच्चा पार्टी आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। When a body is moving with the uniform velocity, its acceleration will be zero. Uniform velocity का जो acceleration होता है वो हमेशा 0 होता है। Uniform acceleration या इसी को हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। If a body travels in a straight line and its velocity increases in equal amount in equal interval of time, its motion is known as uniform accelerated motion. इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। Motion of the freely falling body is the example of uniformly accelerated motion. Motion of the body under the gravitation pull of the earth. Next, motion of the bicycle going down the slope of the road when the rider is not paddling and wind resistance is negligible. हम इस तरह के जब एग्जांपल देते हैं तो हम फिजिकल कॉजेस को निग्लिजिबल मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया कि एक स्लोप पे साइक्लिस्ट नीचे आ रहा है और वो पैडलिंग नहीं कर रहा है, बट हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल कंसीडर करके चलेंगे, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। The velocity time graph of a body having uniformly accelerated motion is a straight line. Of non-uniform acceleration, if during the motion of the body its velocity increases by unequal amount in equal interval of time, then its motion is known as non-uniform accelerated motion. Example में हम यहाँ पे बोल सकते हैं car moves in a crowded street. वहां पे आप बहुत तेजी से नहीं चला, कभी आपकी स्पीड रहेगी, कभी आप ब्रेक करोगे, कभी आप एक्सीलरेट करोगे, तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है वो कम ज्यादा होती रहेगी। देन वी कैन से इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मोशन ऑफ अ ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म लीव करते समय भी ट्रेन पहले धीरे रहती है, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और सेम जब वो किसी स्टेशन पे रुकने लगती है तो हाई स्पीड से धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। देन मोशन ऑफ अ ट्रेन लीविंग और एंटरिंग अ प्लेटफॉर्म इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मूविंग ऑफ कार इन अ क्राउडेड स्ट्रीट इज आल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। The velocity time graph for a body having a non-uniform acceleration is a curved line. अभी एक सारे
जो ग्राफ है इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन के लिए बोला था, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात हमने यहाँ पे बोली, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज अ कर्व्ड लाइन। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, positive acceleration, if the velocity of an object increases in the same direction, the object has a positive acceleration. Negative acceleration or retardation, if the velocity of the body decreases in the same direction, the body has a negative acceleration or is said to be retarding. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्रेन स्लो डाउन। रिटार्डेशन का जो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, that you will get a straight line in downward direction. This particular graph is showing the retardation. बच्चा पार्टी, retardation is a negative acceleration. बड़े सिंपल वर्ड में आप यहाँ पे बोल सकते हो, retardation is a negative acceleration. Equation of uniformly accelerated acceleration motion. यहाँ पे 3 इक्वेशन हमको मिलेंगे। चलिए वन बाय वन हम इन सारे इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u, a acceleration a is given for the time t, then its final velocity becomes v. तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर टाइम में हमने क्या किया, इसके एक्सीलरेशन, इसकी वेलोसिटी चेंज इन अ पर्टिकुलर टाइम। आपको जैसे स्टेटमेंट में भी लिख रखा है, बच्चा पार्टी कभी इन डेरिवेशंस को रखने की कोशिश मत करिएगा। बड़े सिंपल वर्ड में मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूव हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन a given for the time t, then its final velocity becomes v. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक पर्टिकुलर टाइम t में इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है when v accelerates our object. Consider a body having the initial velocity u, suppose it is subjected to a uniform acceleration a, so that after time t its final velocity becomes v. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम होता क्या है, एक्सीलरेशन। अभी हम लोगों ने एक्सीलरेशन की डिस्कस की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. A change in velocity in a particular time is called acceleration. आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई इन गिवन टाइम t. Then we can write here a equals to v minus u upon t. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमको मिलेगा a t equals to v minus u. Now अब इसको हम लोग रिसफल करके बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। Then we will get the formula v equals to u plus at. Here all the symbols have the usual meaning. V is the final velocity of the body, u is the initial velocity of the body, a is acceleration, t is time taken. जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमने यहाँ वेलोसिटी चेंज की इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं और इसको भी डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सपोज एन ऑब्जेक्ट हैव द इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सीलरेशन a given for the time t, then its final velocity becomes v and it covers the distance s. जब भाई वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट रोड पे चल रहा है तो कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करेगा। आपने इनिशियल वेलोसिटी u की, आपने एक्सीलरेट किया t सेकंड के लिए और उसकी फाइनल वेलोसिटी v कर दी, तो श्योर है बच्चा पार्टी वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। सपोज अ बॉडी हैज अ इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a for a time t, so the final velocity becomes v. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम t, तो हम लोग s हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी जो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं u प्लस v अपॉन t 2। हमने एवरेज वेलोसिटी के लिए अभी देखा था कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगा वो s हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है दैट इज v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब फर्स्ट इक्वेशन जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था उसमें हमको फॉर्मूला मिला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर v हमने लिख रखा है, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फॉर्मूले से इसकी वैल्यू लिख देंगे तो हमारी यहाँ पर बात हो जाएगी s इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन टी इंटू टी। This u plus u will add and t at. Here next step we will get the formula s equals to 2u plus at upon 2 into t. T is outside the bracket, then it will multiply with u also and at also. Then here we will get s equals to 2ut upon at. This particular 2 will divide this 2at also, ut also and at also. Then our final formula will become s equals to ut plus half at square. Here all the symbols have the usual meaning. S distance traveled by the body in a particular time t, u initial velocity of the body, a is the acceleration. Second equation is also known as position time relation. यहाँ पर पर्टिकुलर गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम रिलेशन बना रहे हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं सेकेंड इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन द पोजीशन एंड टाइम। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। कम ऑन बच्चा पार्टी। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर बात की थी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने यही बात की कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। आप यहाँ पे देख रहे हो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है s इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन से जो हमको वैल्यू मिलती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, हम इसको रिसफल करके अपने t को बाहर कर लेंगे। देन we will get here t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a। ये जो t की वैल्यू है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन को रिसफल करके कैलकुलेट किया है इसको हम अपने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन we will get here s equals to v minus u upon a, another bracket v plus u upon 2. Now we will take the we will use the formula a square minus b square equals to a plus b, a minus b. Then here it will come s equals to v square of minus u square upon 2. Cross multiplication, then we will get the formula 2as equals to v square minus u square. Now हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लिख लेंगे v square equals to u square plus 2as. थर्ड इक्वेशन इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसकी वेलोसिटी से रिलेट कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। यहाँ पे हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस किया। सबसे पहले v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इट इज द फाइनल वेलोसिटी इन द गिवन टाइम t. Second equation s equals to ut plus half at square, it is the distance covered in the given time t. And third equation is v square equals to u square plus 2as, it is the final velocity after covering the distance s. Here all the symbols have the usual meaning. v equals to final velocity जो आप यहाँ पे इक्वेशन में देख सक रहे हैं, u equals to initial velocity, a acceleration, s is the distance traveled. अब जो हम लोगों ने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन देखे v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus 2as. इनके हेल्प से हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ते हैं जो हम लोग अगले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और आप इन बिटवीन ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और आफ्टर द चैप्टर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा पार्टी इनको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे।
इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। आप सारे लोग बॉडी वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहली बात, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी u। जैसे सपोज दैट आप छत पे अपने हाथ में बॉल लेकर खड़े हो, आपकी बॉल आपके हाथ में रेस्ट पोजीशन पे है, इट मींस द बॉल हैज इनिशियल वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू 0। अगर आप इनिशियली उसकी इनिशियल वेलोसिटी ले, जब आप उसको बॉल को छत पे लेके खड़े हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बट हैज एक्सीलरेशन एक्टिंग इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर बॉल को आप नीचे गिरा दो तो इट विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग, इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। बट जब तक आप बॉल को छत पर लेकर खड़े हो, अपने हाथ में से पकड़ रखा है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एज यू विल ड्रॉप इट विल स्टार्ट फॉलिंग, इट विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग। इफ अ बॉडी कम्स टू द रेस्ट, आपने बॉल को हाथ से नीचे गिराया, ये जैसे जैसे नीचे आती जाएगी ये एक्सीलरेट होती जाएगी, लेकिन जैसे ये ग्राउंड से कोलाइड करेगी इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। If a body comes to rest, its final velocity v equals to 0. If a body reaches the highest point after being thrown upward, its final velocity v equals to 0, but has the acceleration acting. जैसे अगर आप कोई बॉल लो, उसको एकदम आप स्काई की तरफ थ्रो करो, then that ball will release, when it will release from your hand, तो उस समय इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज, और एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो बॉल नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। If a body moves with a uniform velocity, its acceleration 0। हम पीछे के डिस्कशन में भी अपने इसी चैप्टर अभी देख चुके हैं कि यूनिफॉर्मली मूविंग वेलोसिटी या यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होता है वो 0 होता है। मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉल इफ ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेविटी, अर्थ अट्रैक्शन, दैट इज फ्री फॉल। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो बातें डिस्कस की, इफ द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट then its initial velocity u equals to 0. If a body comes to rest, its final velocity v equals to 0. If a body moves with the uniform velocity, its acceleration a equals to 0. Motion of the body is called free fall if only force acting on it is gravity. नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं बच्चा पार्टी। आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को जरूर नोट कर लेंगे। मोशन अंडर द ग्रेविटी, अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ा, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अंडर द ग्रेविटी इन पर क्या इफेक्ट आता है, उस बात को डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो, पहली बात आपसे बोला जा रहा है, इफ द बॉडी मूव्स डाउन अपवर्ड थ्रोन अप, g इज टेकन नेगेटिव, मोशन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, आप जमीन ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। वी कैन फॉर्म द इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक दिस, उस कंडीशन पे जो g की वैल्यू होती है वो निगेटिव हो जाती है, तो ये हमारी इक्वेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी, v इक्वल्स टू u माइनस gt, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh, क्योंकि हाइट हो जाएगी, s नहीं लिखेंगे। सेकंड टॉपिक यहाँ पे कह रहा है, इफ द बॉडी ट्रेवल्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ देन g इज टेकन पॉजिटिव, सो इक्वेशन ऑफ द मोशन बिकम्स v इक्वल टू u प्लस gt व्हेन यू आर फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। उस कंडीशन पे जो g की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव प्लस होती है, बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो g की वैल्यू होती है वो माइनस होती है। Then when the object is falling under the gravity, then v equals to u plus gt, s equals to ut plus half gt square, v square minus u square equals to 2gh। यहाँ पर आपको जो g आ रहा है, it is the acceleration due to the gravity. The acceleration with which the body travels under the gravity is called the acceleration due to gravity. इसको हम लोग small g से indicate करते हैं। इस पर्टिकुलर को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल g से इंडिकेट करते हैं। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। जनरली हम लोग इसको 10 मीटर पर सेकेंड भी कंसीडर कर लेते हैं। इफ यू हैव टेकन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट मस्ट बी मेंशन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज रियल वैल्यू जो इसकी होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, when object is falling under the gravity, then the value of g is considered positive. When the object is thrown against the gravity or in upward direction, the value of the g is considered negative. चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. If a body is projected vertically upward with a certain velocity, then it returns to the same point of projection with the same velocity in the opposite direction. जैसे आप एक बॉल बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन पे फेंको तो दैट बॉल जाते समय उसका डायरेक्शन कुछ अलग होगा, and when it will reach at the highest point its final velocity will become zero, और वहीं से वो नीचे गिरना शुरू होगा. जब वो नीचे की तरफ आने लगेगा तो उसका डायरेक्शन दूसरा होगा. The time of upward motion is same as the time of downward motion. आप जब बॉल अपवर्ड बिल्कुल 90 डिग्री पर फेंकोगे, जितना टाइम उसको अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंचने में लगेगा, दैट सेम टाइम इट विल टेक फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू रिटर्न इन योर हैंड. मींस आपका अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों समय का जो टाइम होता है वो सेम होता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बहुत आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत केयरफुली आप देखिएगा, और अगर आपको इसकी जरूरत महसूस होती है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे. सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस शोज दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रखा है. वाई एक्सिस पर हम लोगों ने डिस्टेंस को दिखा रखा है. एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा टाइम एक्सिस होता है. If you are getting a straight line parallel to the x-axis in a distance time graph, then object is rest. इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन पे खड़ा है जिस पोजीशन पे वो था, उसके डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. Then distance time graph parallel to the x-axis shows that object is at rest. Distance time graph of a body moving at the uniform speed is always a straight line. आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं डिस्टेंस y एक्सिस, टाइम एक्सिस x. Distance time graph for the uniform motion you will get a straight line with the gradient. एक झुकाव के साथ आपको एक straight line यहाँ पर मिलती है. तो distance time graph for a uniform motion is a straight line. The speed of the body is non-uniform, then the graph between the distance traveled and the time is a curved line. Here distance time graph for the non-uniform motion is a curved line. हमने यहाँ पे देखा जब distance time graph पे object rest पे है, we will get a straight line parallel to the x-axis. Uniform motion के लिए we will get a straight line with the gradient. Non-uniform motion के लिए we will get a curved line to show the non-uniform motion. इस पर्टिकुलर फिगर में हम सारी चीज यहाँ पे देख सकते हैं. एक हमने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, आपका x एक्सिस दैट इज योर टाइम एक्सिस एंड डिस्टेंस इज योर y एक्सिस. स्टेडी स्पीड व्हेन यू आर मूविंग यूनिफॉर्मली, एंड आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज शोइंग द रेस्ट. ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी पोजीशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका यूनिफॉर्म मोशन है, एंड दिस इज द स्टेडी स्पीड रिटर्निंग टू द स्टार्ट. जैसे कि आप एक बॉल को ऊपर थ्रो करिए, जिस वेलोसिटी से वो जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड दैट सेम पॉइंट से वो गिरना शुरू करेगा. तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं. स्टेडी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, rest are stationary, and after that steady speed in downward direction when the object is returning to its initial position. स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ वेलोसिटी. ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके हेल्प से आगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर से सॉल्व करेंगे. स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. बहुत ध्यान करिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसी ग्राफ को हम लोगों ने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बट स्पीड टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड. आपकी ना स्पीड कम हो रही ना ज्यादा हो रही है, और टाइम के अकॉर्डिंग वो बढ़ता जा रहा है. मींस इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता जा रहा है. स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट यू विल गेट अ पैरेलल लाइन, अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस. यही चीज जब हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बोला था तो उसको हमने रेस्ट बोला था. इस बात को ध्यान रखिएगा. इट इज द स्पीड टाइम ग्राफ. इन अ स्पीड टाइम ग्राफ
when the speed is constant, we will get a straight line parallel to the x-axis or time axis. If the speed time graph of a body is a straight line parallel to the time axis, then then the speed of the body is constant or uniform. In a speed time graph, the area enclosed by the speed time curve and the time axis gives us the distance traveled by the body. काफी important points है, इनको आप लोग जरूर note down कर लेंगे. Speed time graph when the speed changes at the uniform rate, uniform acceleration. You will get a straight line. जब हम लोग uniform motion को यहाँ पे दिखाएंगे या uniform motion या स्पीड इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, इसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं. स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन. स्पीड टाइम ग्राफ के बीच में हम इसको एक स्ट्रेट लाइन विद द ग्रेडियंट दिखा सकते हैं. इन अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी, अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड शोज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. जैसा कि हमने पिछले ग्राफ में देखा, हमको एक स्लोप, एक ग्रेडियंट मिल रहा था एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. बट इन अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, स्ट्रेट लाइन इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, आपको नीचे की तरफ स्लोप मिले, इट इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सीलरेशन. अगर स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. बट इफ द स्लोप इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन इट इज द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों ग्राफ्स को जरूर नोट डाउन कर लेंगे और अपनी कॉपी पे बना लेंगे. स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो. आप इस पर्टिकुलर फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्ट का OB कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रही, आफ्टर दैट इट हैव द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. हियर ऑब्जेक्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर दैट इट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड. नेक्स्ट, speed time graph when the speed changes at a non-uniform rate, a non-uniform acceleration. You will get a curved line. यहाँ पर हमको एक कर्व मिलेगा. कर्व के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको इंडिकेट करेंगे. आप यहाँ पे दूसरे इमेज में देख सक रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यू विल गेट अ कर्व्ड लाइन. आप यहाँ पे देख रहे हैं पर्टिकुलर ग्राफ में यहाँ सारी चीज दिखाया गया है. when the object is uniformly accelerated, constant acceleration, this particular portion is showing the constant speed, and this is the constant deceleration or retardation. And when the object will reach at its initial position, it is at the rest. Distance time graph पे when line parallel to the time axis, then object is at rest. Speed time graph पे अगर आपका जो ग्राफ है exactly on the time axis or exactly on the x axis, then it is, we can say object is at rest. ग्राफिकल डिराइवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन. हम इसी को ये भी कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन. हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अभी डिस्कस किए, उनको मैथमेटिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब उसको हम लोग ग्राफ्स के थ्रू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे और प्रूव करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन जो हमारा यहाँ पर है, v = u + at. यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है. देन इट इज द एक्सीलरेटेड OQ, इट इज द एक्सीलरेशन. इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम इज t, and final velocity is qc. It can be derived from VT graph, a velocity time graph, first equation. Now line PQ आप यहाँ पे देख सक रहे हैं, ये जो आपको है इनिशियल वेलोसिटी जो आपको दिखा रहा है, यहाँ से OP showing the initial velocity u and PQ is your acceleration. Slope from the line PQ, the slope of the line equals to acceleration A. एक्सीलरेशन A अगर हम लिखते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं QR, दिस पर्टिकुलर लाइन, अपॉन RP, ये पर्टिकुलर लाइन. A equals to QR upon RP.
हम देख रहे हैं कि ये जो क्यू आर है वो एसपी के बराबर, क्योंकि इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग जो क्यू आर है उसकी जगह पे एसपी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, OS is the final velocity V and OP is the initial velocity U। तो अगर हमको SP निकालना हो तो उस कंडीशन पे हम क्या कह सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। SP will represent the final minus initial velocity means V minus U। तो SP की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसकी वैल्यू V minus U and your PR is representing time, because here if you consider POCR is a rectangle and in the rectangle opposite sides are always equal। तो ये PR जो होगा वो आपका OC के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि RP की जगह पे T लिख सकते हैं और SP की जगह पे V minus U लिख सकते हैं। तो our formula will become here A equals to V minus U upon T। Getting my point, बच्चा पार्टी? Now cross multiplication, then we will get our formula here, V equals to U plus AT। This is our required formula। और इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने यहाँ पे देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी जिसको OP, U, फाइनल वेलोसिटी OS, B, एक्सीलरेशन PQ। चलिए हम अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको भी हम लोग सेम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप यहाँ जैसे ग्राफ में देख सक रहे हैं, हमको सेकेंड इक्वेशन में करना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है। और हमने ये देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अगर इस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए, OP Q S, यहां पे हमको एक ट्रेपेजियम मिल रहा है और इस फिगर को आराम से देखो तो इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ऊपर वाला हिस्सा एक हमको ट्राइंगल मिल रहा है और नीचे वाला हिस्सा हमको एक रेक्टेंगल मिल रहा है। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। आपको यहाँ पर जो QR की वैल्यू दे रखा है, QS इज द फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे आपका जो ये Q है और जो आपका S है ये फाइनल वेलोसिटी दे रखा है। तो QR फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे V minus U, then we can find out the QR and PR। ये जो पर्टिकुलर लाइन आपको मिल रही है PR equals to OS, this is the time, हम इसको टाइम से इंडिकेट कर लेंगे। Now we will solve this particular with the help of VT graph, velocity time graph। distance covered, आप इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, distance covered in a velocity time graph is equal to the area under the velocity time graph। then तो एरिया निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रेपेजियम OPQS। और इस पर्टिकुलर ट्रेपेजियम को अगर ध्यान से देखा जाए, इट इज डिवाइडेड इन टू रेगुलर फिगर्स। फर्स्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हमारा यहाँ नीचे की तरफ मिल रहा है OPRS प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल साइड इनटू साइड, लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकते हैं एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम यहाँ पे परपेंडिकुलर 1/2 बेस इनटू हाइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज लिखेंगे। OP is U, PR is T 1/2, QR is V minus U हमने लिख रखा है and PR is T। After the calculation we will get here S equals to UT plus half AT into T। Our required formula S equals to UT plus half AT square। यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेके मेन चलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड, वी कैन फाइंड आउट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमारा थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो यहाँ पर है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसके लिए भी हम लोग सेम फिगर का यूज करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर चीज देख रहे हैं जो हमारा OP है दैट इज योर आवर इनिशियल वेलोसिटी, ये जो पर्टिकुलर हमको दे रखा है OP इज इनिशियल वेलोसिटी u एंड OP इज इक्वल्स टू RS बिकॉज द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल जो होते हैं आपस में हमेशा बराबर होते हैं। दिस QS इज द फाइनल वेलोसिटी v एंड QR इक्वल्स टू, अगर हम इस QR को निकालना चाहें, सिर्फ इतने पोर्शन को हम निकालना चाहें, दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू QR अपॉन RP। नाउ RP इक्वल्स टू QR अपॉन A, QR की जो वैल्यू है v माइनस u अपॉन A। Now, S area of the trapezium OPQS. Then area of the trapezium sum of the parallel 1/2 sum of the parallel side into height। हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यूज रखेंगे। हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी S इक्वल टू u प्लस b अपॉन 2 इंटू v माइनस u अपॉन a। Then we will get here v square minus u square upon 2as। After cross multiplication we will get our required formula v square minus u square plus 2as। this is our third equation of motion, circular motion। जैसा कि बीच में टॉपिक आ गया था, मैंने कहा इस लेक्चर के लास्ट में या चैप्टर के लास्ट में सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, वहां पे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफिनेशन हम देखते हैं, मोशन ऑफ अ पार्टिकल स्मॉल बॉडी along a circular path is called the circular motion। if the body covers equal distance along the circumference of the circle in equal interval of time, the motion is said to be a circular uniform circular motion। Uniform circular motion is the motion in which speed remains constant but direction of the velocity changes। जब हमने यहाँ पे ये बात देखी थी, वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम वेलोसिटी स्पीड चेंज करके वेलोसिटी को चेंज करेंगे या डायरेक्शन चेंज करके वेलोसिटी को चेंज करेंगे। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है इन अ पर्टिकुलर टाइम, then surely it is a acceleration। then circular motion is a very unique example where speed is constant and it is a velocity and also the acceleration, or you can say it is a accelerated velocity। यहाँ स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन यहाँ ये एक्सीलरेट भी होता रहता है। क्यों? क्योंकि जब सर्कुलर मोशन में आप चलेंगे तो आपकी डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। आप पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और डायरेक्शन पे सर्कुलर मोशन पर या सर्कुलर पाथ पे एक पर्सन चल रहा है और हम उसको छोटे छोटे आर्म्स के फॉर्म में ले लें और इन आर्म्स को इतना पतला इतना छोटा हम मान लें कि वो सर्कल के डॉट्स के बराबर आ जाए, देन पर्सन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ पे चलने पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो वेलोसिटी होगी और वो पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए वो एक्सीलरेटेड भी होगा। एग्जाम्पल हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ले सकते हैं, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट। अब जैसे मून हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, बट मैन मेड बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो अर्थ के चारों तरफ मूव करते रहते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए सबसे आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं या सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। आपने एक छोटा सा स्टोन रस्सी में थ्रेड में टाई करके उसको आप सर्कुलर वे में घुमाना शुरू करें, दैट मोशन इज आल्सो कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक चीज ये ध्यान रखिएगा, स्पीड कांस्टेंट होती है बट ये वेलोसिटी है और एक्सीलरेटेड भी है। नेचर ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेशन मोशन। क्यों एक्सीलरेट होता है? क्योंकि ये वेलोसिटी है और जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड वेलोसिटी के लिए हमने यही बोला था इफ डायरेक्शन विल चेंज देन इट इज वेलोसिटी विल आल्सो चेंज। तो यहाँ पे जैसे आप सर्कुलर पाथ पे चलोगे आपका डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि एंगल चेंज होंगे, देन इट इज अ वेलोसिटी।
और एक पर्टिकुलर टाइम में वो रास्ता आप तय करोगे, पाथ कवर करोगे, then it is a acceleration also. Then circular motion is an acceleration motion. Since in a circular motion velocity changes through in direction only, the motion is said to be accelerated, speed remains constant. ये पर्टिकुलर लाइन जो मैं पूरा डिस्कशन यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेशन मोशन सीन्स इन अ पर्टिकुलर मोशन वेलोसिटी changes through in direction only, the motion is said to be accelerated and speed remains constant. चलिए बच्चा पार्टी और आगे बढ़ते हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये आपसे मैं यहाँ पे कहूंगा, वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट डाउन करते जाएंगे। Difference between the uniform linear motion and circular motion. Uniform circular motion. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ द मोशन डज नॉट चेंजेस। जैसे आप एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो, एक सड़क पर आप साइकिलिंग चल कर रहे हो, या कार एक बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। जैसे आप एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो या एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहे हैं। Uniform linear motion, the motion is non-accelerated, but uniform circular motion is a accelerated motion. यहाँ पे कुछ एडिशनल टॉपिक्स पर भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिलने जा रहा है, जिसमें आपको नोट्स होगा, असाइनमेंट्स होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, आपको एक्सरसाइज बुकलेट होगी, और फिर उसके बाद नोट्स होंगे। आप इस चीज को डाउनलोड करें और उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करें। ये कुछ एडिशनल टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। रेडियन, अ यूनिट फॉर द प्लेन एंगल। एंगल्स को, प्लेन एंगल्स को मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं, दैट इज रेडियन। इट इज अ कन्वीनियंट यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इन अ प्लेन। डिफिनेशन इसकी अगर हम देना चाहें, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc equal in length to its radian. रेडियन को यहाँ पे दिखाने के लिए जो है बात की गई है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये पर्टिकुलर आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर एंगल थीटा, रेडियस r एंड वी आर सबटेंडेड आर्क a to b, इट्स लेंथ इज l। इस पर्टिकुलर फिगर को आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ एंगल इज थीटा, थीटा दैट इज गिवन इन द रेडियन, then theta equals to L upon R. L is the length of arc, R is the radius. तो अगर हम यहाँ पे मान लें L equals to 1 and theta equals to 1 radian, then angle subtended by the circumference at the center, theta equals to 2 pi R upon R, R will cancel, it will be the 2 pi radian. This particular symbol C that is used for the radian is the symbol for the radian, just as degree for the symbol of the degree. जब हम लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं तो ये डिग्री के लिए लेते हैं, रेडियन के लिए हम लोग c लिखते हैं। रिलेशन, कंप्लीट सर्कल एट द सेंटर, 2 pi c equals to 360 degree, 1 radian equals to 57.3 degree. This is very important, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। It will help you a lot to do the calculation while solving the numericals. 1 radian equals to 57.3 degree. Angular displacement and angular velocity. जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, आप सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, आप P से Q तक जा रहे हैं, then you are changing the angle. Here suppose that angle is theta 1 and here is angle is theta 2, then displacement we will find out theta 2 minus theta 1. Angular displacement होता क्या है? Angular displacement in a circular motion, the angular displacement of the body is the angle subtended by the body at the center in a given interval of time. It is represented by the symbol theta. Angular velocity क्या होती है? The angular displacement per unit time is called the angular velocity. It is represented by the omega. ये ग्रीक वर्ड होता है, ये पर्टिकुलर ग्रीक वर्ड ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग थीटा यूज करते हैं। लेट अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ द रेडियस r and performs a uniform circular motion. Let the body be at the point P to start with and reach point Q. आप यहाँ P से स्टार्ट करके Q पॉइंट तक पहुंच रहे हैं।
देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, यहाँ पर थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंड वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, वी कैन राइट हियर थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा इज हियर एंगुलर वेलोसिटी. If the time period of the body is t, time taken in one complete round, the angular displacement is 2 pi c, then omega equals to 2 pi upon t, but 1 by t equals to n frequency होता है. अभी हम लोग जब अपना साउंड वाला चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो वहाँ फ्रीक्वेंसी और इन सब की चीजों की बहुत डिटेल में बात करेंगे. तो 1 by t टाइम पीरियड मींस 1 by t is the time period equals to frequency, then omega equals to 2n pi. ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं. अब यहाँ पे हम लोग थीटा और ओमेगा में रिलेशन भी देख लेते हैं. द यूनिट फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, a supplementary quantity. The radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc equal to the length of its radius. The unit from the angular velocity radian per second, radian per second. ये particular आप यहाँ पर इसकी यूनिट को नोट डाउन कर सकते हैं. Now relation between the linear and angular velocities. Length of the arc is L, linear displacement equals to L. Then angular displacement theta equals to L by R. Hence, for a time interval t, linear velocity v equals to L by t, angular velocity omega equals to theta upon t equals to L by RT of v by R. तो हम यहाँ पे जो बात कह सकते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होती है, दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा. ये कुछ एडिशनल टॉपिक थे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने डिस्कस किया. बच्चा पार्टी, आपको अगर कोई डाउट रहता है कमेंट के थ्रू आप उसको हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं. आपकी कोई न्यूमेरिकल हो, कोई क्वेश्चन हो, उसको भी आप कमेंट के थ्रू हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं. आने वाले हम वीडियोस में उसको कवर जरूर करेंगे. इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको थोरो नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, जिनको हमने टॉपिक पॉइंट्स टू रिमेंबर दे रखा है. असाइनमेंट वेरी थॉरो असाइनमेंट होगा, और फिर उसके बाद शॉर्ट असाइनमेंट होगा जिसका हमने एक्सरसाइज करके नेम दे रखा है, एंड देन एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे. ये कंप्लीट बंडल ऑफ स्टडी मटेरियल आपको इस वीडियो लेक्चर के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. आप उसको डाउनलोड करें और उस असाइनमेंट को सॉल्व करें, आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें. अगर उसमें भी आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आते हैं जो डिफिकल्टी आप फेस करते हो, आप नहीं सॉल्व कर पाते हो, उसको कमेंट के थ्रू हमको इन्फॉर्म करें, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे. या मैं कमेंट में अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, आप ईमेल के थ्रू भी मेल भी हमको कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम श्योरली अपने कमिंग वीडियोस में जब हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और आफ्टर द टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उनमें हम आपके क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे. टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. जय हिंद.